चलिए आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास पर कुछ प्रमुख प्राचीनतम राजवंशों की बात करेंगे। ये जो प्राचीनतम राजवंश है ना, ये केवल छत्तीसगढ़ में शासन नहीं था इनका, बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये शासन कर रहे थे। लेकिन कुछ राजवंश छत्तीसगढ़ भी उनके अधीन था। तो ऐसे कौन कौन से राजवंश रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को संदर्भित करते हैं, तो उन्हीं राजवंशों पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। जैसे प्राचीन इतिहास की बात करें, सम्राट अशोक का नाम सबने सुना है। तो सम्राट अशोक भाई चक्रवर्ती राजा थे। पूरा भारत देश क्या, आपका पाकिस्तान एरिया और नेपाल, भूटान, ये सारे जो क्षेत्र थे कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ रहे थे उस टाइम। मतलब कि बृहद भारतवर्ष हम एक रूप में देख रहे थे उस टाइम। तो मौर्य शासन काल में या मौर्य काल में क्योंकि पूरा भारतवर्ष मौर्य के अधीन था, ठीक है, सम्राट अशोक के अधीन था, तो छत्तीसगढ़ उससे अछूता कैसे रह सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ कब मौर्य के अधीन हुआ और छत्तीसगढ़ का हिस्सा कौन सा ऐसा हिस्सा था जो कलिंग के युद्ध के पश्चात छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना, इन्हीं कुछ बिंदुओं को हमको मौर्य काल में समझना है। उसके बाद सुंग वंश का नाम आता है। सुंग वंश को आप सब जानते हैं, सुंग वंश, और इसके आगे जो है पुष्यमित्र सुंग के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। तो ब्राह्मण वंश का या फिर ब्राह्मण समुदाय का या ब्राह्मण जो डायनेस्टी है, उसको मूल रूप से फिर से अस्तित्व में लाने का काम किसने किया था? सुंग, पुष्यमित्र सुंग ने और सुंग वंश ने। इसके पश्चात हम सातवाहन वंश को देखेंगे। फिर कुषाण वंश में आप लोगों ने कनिष्क का नाम सुना होगा, चौथी बुद्ध संगति जिनके समय में हुआ था। फिर मेघ वंश और मित्र वंश कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में ये थे, बाकी छत्तीसगढ़ से बाहर इनका मूल रूप से जैसे कश्मीर क्षेत्र हो गया है ना, तो यहां पर इनका मूल रूप से राजपाट था। वाकाटक का छत्तीसगढ़ पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। और गुप्त काल में जैसे समुद्रगुप्त ने यहाँ पर जो आक्रमण किया और ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति उन्होंने लाया था, है ना, तो छत्तीसगढ़ में कुछ राजवंशों पर जैसे वाकाटक, नलवंश, यहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया, उनको फिर से पुनः मुक्त भी कर दिया। तो इस प्रकार से उसका प्रभाव हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो एक ओवरव्यू हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में, आइए समझते हैं मौर्य काल में छत्तीसगढ़ का क्या महत्व रहा है। हम छत्तीसगढ़ या भारत के संबंध में देखें तो मौर्य काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो 400 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व, मूल रूप से ये जो है टाइम पीरियड है। ईसा के जन्म के पहले का जो समय है उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। तो 400 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व का जो समय रहा है, इसको हम लोग मूल रूप से मौर्य काल के नाम से जानते हैं। मौर्य राजवंश जो है ना, बहुत ही शक्तिशाली राजवंश था। क्यों शक्तिशाली राजवंश था? क्योंकि इन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरे चक्रवर्ती सम्राट के रूप में इन्होंने शासन किया और लगभग 150 साल तक शासन किया, है ना। तो इस नाम से बहुत ही बृहद इनका जो है एरिया था और बहुत शक्तिशाली राजवंश था। छत्तीसगढ़ के संबंध में हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम जो है पाटलिपुत्र की ओर जाएंगे। पाटलिपुत्र मतलब बिहार, जिसको पटना के नाम से आज हम लोग जानते हैं। तो पाटलिपुत्र और बौद्ध धर्म का क्या जो है, बिंबिसार को आपने नाम सुना होगा, है ना, बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध के कहीं ना कहीं मित्र भी थे और बहुत प्रमुख अनुयायी भी थे। तो उसी समय से बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म और पाटलिपुत्र का क्या संबंध रहा है? क्योंकि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था किसने? अशोक ने। तो इस नाम से बौद्ध धर्म का जो प्रमुख या संरक्षण क्षेत्र बना, वो कौन सा क्षेत्र बना? पटना, या वर्तमान का पटना या पाटलिपुत्र। तो मौर्य साम्राज्य का केंद्र स्थल हम किसे मान सकते हैं? बिहार में पाटलिपुत्र को। सम्राट अशोक ने यहीं से, अब हम भाई छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो बिहार क्यों चले गए? इसलिए चले गए क्योंकि सम्राट अशोक जो है यहीं पर तो राजपाट करेंगे ना, उनका राजधानी तो यही है ना, और वहीं से वो कलिंग विजय के लिए आएंगे। और कलिंग विजय के लिए आएंगे, उड़ीसा को विजिट करेंगे। और उड़ीसा का हिस्सा क्या था? हमारा छत्तीसगढ़ था, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य क्या है? उड़ीसा है।
तो उड़ीसा जो कि छत्तीसगढ़ का बहुत सारा एरिया उड़ीसा के अंतर्गत आता था, तो कलिंग को जैसे ही विजय प्राप्त करेंगे तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी किस में आ जाएगा, पाटलिपुत्र के राजधानी के अंतर्गत आ जाएगा, है ना, या उसी के शासन के अधीन आ जाएगा। इसी नाम से हम सबसे पहले पाटलिपुत्र को समझने का प्रयास करते हैं कि भाई पाटलिपुत्र जो है ना बिहार का राजधानी उस समय और वर्तमान में भी। तो पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी बनाया सम्राट अशोक ने। फिर छत्तीसगढ़ में कलिंग विजय के पश्चात जो है छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है या मौर्य काल में छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा को, उत्तरी हिस्सा मतलब ये आप सरगुजा वाला एरिया को छोड़ दीजिए, सरगुजा संभाग को छोड़ दीजिए, लगभग बाकी मध्य छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र और ये दंडकारण्य का क्षेत्र पूरा का पूरा कहां आ गया, ये उड़ीसा वाला एरिया है, कलिंग है, ये एरिया क्या है, पूरा कलिंग है। तो कलिंग क्षेत्र में पूरा पूरा विस्तार हो गया किसका, मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, क्या कलिंग विजय के पश्चात छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना था? ये जो है कहीं पर इंगित है क्या, या अशोक स्तंभ में इंगित है क्या? ऐसा कहीं पर इंगित नहीं है। ये बात जो है कई बार पूछा गया है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सरगुजा और दक्षिण कौशल की बात करें तो हमारा ये दक्षिण कौशल, पूरा छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जा रहा है। तो बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में दक्षिण कौशल, उत्तरी भूभाग में ये सरगुजा वाला एरिया मौर्य साम्राज्य के आगे चल करके अंग बन गए, मतलब हिस्सा बन गए। लेकिन इस जानकारी की कोई पुष्टि हमको कलिंग शिलालेख में नहीं मिली है, और यही प्रश्न पूछा गया था, क्या बिहार के समीपवर्ती क्षेत्र को, दक्षिण कौशल क्षेत्र को या सरगुजा क्षेत्र को मौर्य साम्राज्य के अंग बनने के विषय में कलिंग शिलालेख में ऐसा जानकारी मिला है क्या, ऐसा पूछा गया था, तो नहीं मिला है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये जो मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ है, कलिंग का तो हिस्सा बना, शुरू में नहीं बना था सरगुजा क्षेत्र, लेकिन आगे चल करके सरगुजा एरिया भी क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि मौर्य काल में आगे चल करके जब सरगुजा हिस्सा बनेगा ना, तभी असली इतिहास चालू होगा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको तभी मिलेगा जब सरगुजा जुड़ेगा। अब सरगुजा संभाग जैसे ही जुड़ता है ना, तो हमें कुछ प्रमुख प्लेसेस हैं, जैसे रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी में दो प्रमुख जगह हैं, कौन कौन सा, एक तो जोगीमारा गुफा है और दूसरा सीता बेंगरा का गुफा। तो ये दोनों ही प्लेसेस प्राचीनतम साक्ष्य हैं और मौर्यकालीन स्थल के रूप में मूल रूप से जाने जाते हैं। जैसे कि मौर्यकाल साक्ष्य के संबंध में देखें तो जोगीमारा गुफा और सीता बेंगरा की गुफा, क्यों हम कहेंगे, क्योंकि उस समय यहां पर जो हमें स्क्रिप्ट मिले हैं और लैंग्वेज जो मिला है ना, वो मूल रूप से भाषा क्या है, पाली। भाषा क्या है, पाली, और इसका स्क्रिप्ट लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि। इसी प्रकार से अगर हम सीता बेंगरा गुफा की बात करें तो सीता बेंगरा गुफा में भी जो लैंग्वेज है वो पाली है और स्क्रिप्ट जो है ब्राह्मी लिपि में है। तो इस नाम से ये जो है मूल रूप से जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं वो लोग इनको कहते हैं, इस जगह कहते हैं कि भाई ये मूल रूप से 400 बीसी से लेकर 200 बीसी के समय का रहा होगा, यानी मौर्यकालीन स्थल है। जो मौर्यकालीन साक्ष्य के रूप में हम सीता बेंगरा की गुफा देखें, चाहे जोगीमारा की गुफा देखें, या मूल रूप से हम रामगढ़ की पहाड़ी देखें, तो यहां पर जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं किससे, मौर्यकाल से। तो ये हमको एक बात समझ में आती है। तो दो तीन चीजें हमको ये पॉइंट वाइज ये ध्यान में रख सकते हैं कि भाई जो मौर्यकाल रहा है, तो मौर्यकाल में, मौर्यकाल के समय में छत्तीसगढ़ को अगर हम कनेक्टेड देखें तो जैसे बिंबिसार के समय में हम इसको कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है हमको, हालांकि रहा होगा लेकिन जानकारी नहीं मिल रहा है। जानकारी कब मिला, जब सम्राट अशोक चक्रवर्ती बने और जगह जगह अपना जो है ना शिलालेख बनवाए और बहुत सारी बौद्ध की मूर्तियां बनवाई और वहां पर बहुत सारे शिलालेख भी निर्माण करवाए। तो उसके बाद ही हमको जानकारी प्राप्त होना प्रारंभ होता है और उसी के एविडेंसेस हमको मिलते हैं। तो पहले भी छत्तीसगढ़ में पूरा एरिया भी रहा होगा, लेकिन साक्ष्य के अकॉर्डिंग देखें तो कलिंग विजय के पश्चात यानी उड़ीसा विजय के पश्चात ही हमको मूल रूप से छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से अधीन नजर आता है किसके, मौर्य साम्राज्य की। और छत्तीसगढ़ में अगर आपको याद रखने लायक सेक्शन ध्यान में रखना है तो क्या याद रखोगे, जोगीमारा की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा। ठीक है, कहां, तो सरगुजा में, रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक, यहां पर
मूल रूप से जोगीमारा गुफा क्यों प्रसिद्ध है भाई? यहाँ पर सुतनुका नामक देवदासी और देवदत्त नामक शिल्पकार की प्रेम कहानी का यहाँ पर वर्णन मिलता है, मतलब कि ये बहुत अच्छे प्रेमी थे। ठीक है, तो प्रेम हमेशा अमर होता है, तो इस नाम से उनकी जानकारियां हमको यहाँ पर अमरता के रूप में दिखाई देती है। वहीं सीता बेंगरा की गुफा की बात करें तो सीता बेंगरा की गुफा में विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला यहाँ पर जो है बनाई गई थी, है ना। तो पहाड़ी को काट करके ये थिएटर बनाया गया था उस समय का। तो आज हम जिस थिएटर की बात करते हैं तो उस समय भी थिएटर हुआ करता था, लेकिन वो पहाड़ियों में इस तरह से काट करके बनाया गया और विश्व के सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में हम इसको जानते हैं। अब आपको कनेक्ट करके पूछ देगा, कैसे प्रश्न पूछ देगा कूट में कि भाई पहली बात तो सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफा कबरा पहाड़ में स्थित है, पहला। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछेगा सुतनुका और देवदासी नामक जो शिल्पकार है, इनकी प्रेम कहानी हमको जोगीमारा गुफा से समझ में आती है। तीसरा ऑप्शन पूछ देगा कि विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा गुफा में अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो आपको फिर 3 ऑप्शन दे दिया गया। अब पूछा जाएगा केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है और उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो आप क्या आंसर दोगे? केवल 2 और 3 सही है, क्योंकि कबरा पहाड़ में स्थित नहीं है। कहां स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी यानी कि सरगुजा क्षेत्र में स्थित है। इस नाम से दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि हमको लगता बड़ा आसान है कि यार ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन वहीं पर हम लोग फंस सकते हैं। तो उसी को हमको फंसना नहीं है, हमको जो है क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। अब यहां से हमको कुछ कॉइन्स भी मिले हैं, आहत सिक्के भी मिले हैं। अब आहत सिक्के क्यों मिलेंगे सर? इसलिए मिलेंगे क्योंकि हमने कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ा, है ना। हमने कांस्य युगीन सभ्यता के पश्चात हमने देखा कि ताम्र युगीन सभ्यता भी पढ़ा, है ना। ताम्र युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ा। तो कहीं ना कहीं जो धातु है, धातु की खोज लोगों ने कर लिया था। इसी नाम से यहाँ पर जो व्यापार का सिस्टम है, या फिर हम कह सकते हैं विनिमय की जो माध्यम है, वो सिक्कों के माध्यम से होना प्रारंभ हो गया था। इसी नाम से कुछ हमको पंच कार्ड क्वाइन मिलते हैं। पंच कार्ड मतलब कि सील थप्पा मार करके बनाया गया, है ना। तो उसको पिघला करके सील थप्पा मार करके आहत सिक्के बनाए जाते थे। अकलतरा, ठठारी, ये कहाँ पड़ता है? जांजगीर चांपा जिला में। उसी प्रकार से सारंगगढ़, रायपुर और बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों में भी हमको मौर्यकालीन क्वाइंस मिले हैं। किस प्रकार के? आहत सिक्के मिले हैं। ठीक है, वेनसांग ने भी अपने यात्रा में उल्लेख किया है स्तूपों के संबंध में। और स्तूप किससे संबंधित हैं बताइए? स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इससे यह ज्ञात होता है कि भाई प्राचीनतम समय में बौद्ध धर्म का ही पूरा क्षेत्र व्याप्त था। पूरा भारत देश में पूरा बौद्ध धर्म की ही सबसे ज्यादा जो है लोग स्वीकार करते थे। यस, स्तूप जो है पूजा स्थल है मूल रूप से, जहां पर लोग ध्यान करते थे, है ना। पिरामिड आकृति का ऐसा बना होता था कि वहां पर जो है ध्यान अगर आप लगाएंगे तो डायरेक्ट केंद्रित होता है, मतलब सुषमना स्वर सीधा ब्रह्मांड की ओर कनेक्ट कर जाता है। इसी नाम से उसको ऐसी आकृति में बनाया गया है, पिरामिड तरीके से। तो स्तूप जो है मूल रूप से बौद्ध स्थलों के पूजा पाठ स्थल या फिर ध्यान स्थल के रूप में जाना जाता रहा है, जिसके विषय में वेनसांग ने अपने यात्रा में अपने उल्लेख में इसको बताया है। ठीक है, अन्य साक्ष्य हमको और क्या मिले हैं? ब्रिक्स वॉल मिले हैं और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि उत्तरी काले पालिशदार बर्तन, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। उत्खनन से हमको मौर्यकालीन अवशेष NBPW प्राप्त हुआ। यूपीएससी के पेपर में ना इसको NBPW लिख दिया था, बाकी कुछ भी नहीं लिखा। अब सब कंफ्यूज, भाई NBPW कहां से आ गया? अब वहां से इस वर्ड को फिर इन्होंने हाईलाइट किया, भाई नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि उत्तरी काले पालिशदार बर्तन। अब यहीं तक नहीं सीमित होंगे, आगे भी सुंग वंश, सातवाहन वंश तक ये चलते चले जाएंगे। NBPW, तो NBPW एक बहुत बढ़िया टर्म है हमको किसी एविडेंस को समझने के लिए, जो कि प्राचीन काल में हमको प्राप्त होते हैं। पक्की ईंटों की दीवारें भी मिली हैं। अब पक्की ईंटों की दीवारें क्यों ना मिलेंगी भाई? जब हम आगे इससे पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन देख रहे हैं इंडिया के स्तर पर, तो वहां पर जब पक्की ईंटें मिल सकती हैं तो उसके बाद तो सभ्यता बहुत ही समृद्ध हो चली थी। तो पक्की ईंटें की दीवारें भी हमको यहां से प्राप्त होती हैं।
ये तो मौर्य काल के विषय में कुछ विशेष जानकारी। मौर्य सत्ताधीन प्रमाण या अभिलेखी स्रोत हमें कहां कहां से मिले हैं, तो उसी को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे कि अभिलेखीय स्रोत इंक्रिप्शंस की बात करें तो इंक्रिप्शंस तो हमें सबसे पहले रामगढ़ की हिल में हम लोगों ने देखा। रामगढ़ की हिल में दो प्लेसेस हैं विच आर सीता बेंगरा एंड जोगीमारा गुफा, सीता बेंगरा एंड जोगीमारा केव्स। तो इस यहां पर हमको कुछ इंक्रिप्शंस मिले हैं। जैसे इंक्रिप्शंस में हमको कुछ कहानियां मिली हैं, कुछ उत्कीर्ण मिले हैं, कुछ शिलालेख मिले हैं, कुछ चित्र मिले हैं। जैसे देवदासी सुतनुका और देवदत्त की प्रेम कहानी का जानकारी मिला है हमको। प्राचीनतम जो है नाट्यशाला जो है मिला है। तो इस प्रकार से दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित रामगढ़ की पहाड़ी में कुछ इंक्रिप्शंस हमें मिले हैं। अशोक पिलर के बारे में बात करें, सरगुजा जिले के रामगढ़ के पास अशोक के लाट, लाट का मतलब स्तंभ भी होता है, पिलर दैट मींस पिलर, लाट मींस पिलर। तो हमको पिलर प्राप्त हुआ है कहां पर, सरगुजा जिले के रामगढ़ क्षेत्र में। तो ये मूल रूप से मौर्य काल से संबंधित कुछ इंक्रिप्शंस हैं जो कि हमको ध्यान में विशेष करके रखने हैं। मौर्यकालीन अदर एविडेंसेस एंड साइट कौन कौन से हो सकते हैं। प्राचीन बंदरगाह, अब ये जो है एक नया टर्म आ गया हमारे पास। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे दिस इज अ न्यू टर्म एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो मौर्यकालीन साक्ष्य में कुछ नया टर्म है, साइट एविडेंसेस क्या है, गरियाबंद जिला ध्यान में रखना है। ठीक है, हम लोग चले गए कहां, गरियाबंद जिला। अब गरियाबंद जिले में मूल रूप से सिरकिट्टी नामक ग्राम के पास, अब पैरी नदी, तो पैरी नदी के तट पर सिरकिट्टी नामक ग्राम के पास हमको एविडेंस मिला है कि ये जो है ना मौर्यकालीन बंदरगाह था, जहां पर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहे थे, व्यापार हो रहे थे। तो प्राचीनतम बंदरगाह भी हमको जानकारी मिल रही है मौर्यकालीन, कहां पर, गरियाबंद जिले के सिरकिट्टी नामक ग्राम में। कौन सी नदी पर, पैरी नदी पर। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो यू हैव टू हाईलाइट दिस सेक्शन, है ना। दक्षिण कौशल का व्यापारिक केंद्र, ट्रेड सेंटर, मुख्य रूप से ये दक्षिण कौशल को माना जा रहा था, जहां से इसी बंदरगाह से सिरकिट्टी नामक बंदरगाह पैरी नदी पर या सिरकिट्टी नामक ग्राम के पास जो बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, यहां से मूल रूप से क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था। ठीक है, अब देखिए कुछ मौर्यकालीन अन्य साक्ष्य में हम सीता बेंगरा की गुफा और जोगीमारा की गुफा को तो हालांकि देखे हैं, एक बार और देख लो। जैसे कि सीता बेंगरा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में है, जोगीमारा की गुफा भी रामगढ़ की पहाड़ी में है। सीता बेंगरा की गुफा में हम लोग एक चीज जानते हैं कि सबसे प्राचीनतम थिएटर हमको यहां मिला है, जिसकी संरचना भरत मुनि के वर्णित नाट्य मंडप जैसी हमको समझ में आती है। यहां पर जो है स्क्रिप्ट क्या है, मूल रूप से ब्राह्मी है, और लैंग्वेज क्या है, पाली है। लंबाई 44 फीट, चौड़ाई 15 फीट, नाट्यशाला के 3 स्तर है, 3 लेयर में है। आज भी आप देखो ना, हम जो है थिएटर में जाते हैं तो कितने लेयर में होते हैं बैठने के लिए, तो हाँ जी, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी नाट्यशाला में 3 लेयर में इसको बनाया गया था। दर्शकों की बैठने की व्यवस्था, मतलब हाँ, क्लासिक, प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम या प्राइम कह सकते हो आप, है ना। तो गुफा के उत्तरी हिस्से में पाली भाषा में लेख है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार यह जो नाट्य मंडप है, नाट्यशाला है, थिएटर है, ये थिएटर लगभग 2000 वर्ष पुराना होगा, मतलब निश्चित रूप से मौर्यकालीन समय में ये बनाया गया रहा होगा। जोगीमारा गुफा की बात करें तो सरगुजा जिले में ही है, 30 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी है। कर्नल आउसले, ये थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, कर्नल आउसले ने 1848 में इस जगह को जो है रिसर्च किया था, खोज किया था इस विषय में। इंक्रिप्शन में वही है, पाली भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। और यहां पर जोगीमारा गुफा में प्रेम में आदमी जोगी बैरागी हो जाता है, ऐसे याद रख सकते हो, प्रेम में आदमी जोगी बैरागी हो जाता है। तो सुतनुका नामक देवदासी और उसके प्रेमी देवदत्त की कहानी कहां मिलेगी, जोगीमारा गुफा में मिलेगी। ठीक है, विशेषता क्या है, पहली बार वास्तुकला और देवदासी शब्द का उल्लेख यहां पर हमें मिलता है। पेंटिंग्स की बात करें तो मौर्यकालीन कुछ पेंटिंग्स भी हैं, जैसे कि पेंटिंग्स में कैप्टन टी ब्लास के अनुसार 1904 में इन गुफा चित्रों को 2000 वर्ष से अधिक पुराना बताया गया है। भारतीय चित्रकला के विकास में इसको योगदान माना गया किसके द्वारा, R.A. अग्रवाल के द्वारा।
और व्यापक प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर हमको नाट्य प्रदर्शन और सांस्कृतिक गतिविधियों के संबंधित जानकारी भी प्राप्त हो रहे हैं। कहां से? मौर्यकालीन स्थल सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी से। कुछ इतिहासकारों का राय है कि भाई जैसे राय बहादुर हीरालाल के अनुसार इन स्थलों का मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ से संबंध जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल थे, तो सेनाओं से संबंधित भी इसको लेकर के इन लोग चल रहे हैं। ठीक है, इतिहासकार। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? मौर्य वंश पढ़ा। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी पढ़ा। अब मौर्य डायनेस्टी के बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध डायनेस्टी रहा है, कौन सा? सुंग वंश। वास्तव में ये जो सुंग वंश है ना, पुष्यमित्र सुंग की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है कमांडर ऑफ चीफ था। किनका? मौर्य वंश का, मौर्य डायनेस्टी का। तो कमांडर ऑफ चीफ था मौर्य डायनेस्टी का। तो उनको जो है, उनको गद्दी से हटा करके, उनको शासन से बेदखल करके खुद शासन करना प्रारंभ किया। कौन? सुंग वंश में। कौन? पुष्यमित्र सुंग। इसी नाम से फाउंडर माना जाता है सुंग वंश का। किसे? पुष्यमित्र सुंग को। 185 ईसा पूर्व के लगभग ये जो है शासन काल रहा। चूंकि हम लोग देखते हैं कि अशोक ने ऑलरेडी जो अपना साम्राज्य का राजधानी था वो कहां ले गए थे? पाटलिपुत्र। इसी नाम से सुंग वंश में भी जो राजधानी है वो कहां था? मूल रूप से पहला पाटलिपुत्र में ही था। मल्हार के वसुमित्र के तांबे के सिक्के जिसमें अश्वमेघ चित्रांकन के साथ रत्रो रत्रो वसुमितस उत्कीर्ण है, और विष्णु वर्तमान में हम देखें इसका जो एनालिसिस किया गया तो बुद्ध की प्रतिमा के सादृश्य है ये, है ना। तो बुद्ध की प्रतिमा के सादृश्य या विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा हमको कहां से मिली है? मल्हार। और मल्हार कहां है? हमारा यही बिलासपुर में, बिलासपुर क्षेत्र में। तो ये जो है सुंग वंश दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग हम लोग इसको समझ सकते हैं। सुंग वंश में और क्या क्या समझना है हमें? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो मौर्य वंश का जब पतन हुआ तो वृहदत्त अंतिम शासक था। किसमें? मौर्य वंश में। हाँ, तो मौर्य वंश का वृहदत्त को मारा किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। अब पुष्यमित्र कौन था? कमांडर इन चीफ था, सेनापति था। किसका? मौर्य वंश का। इस प्रकार से फिर इन्होंने फाउंड किया, इन्होंने फाउंडर बने सुंग वंश के पुष्यमित्र सुंग। और पुष्यमित्र सुंग जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करके ब्राह्मण धर्म को पुनरुद्धार किया। इसके बाद इनके आगे चल करके और भी बहुत सारे जो है जनरेशन रहे, जैसे अग्निमित्र सुंग का नाम आता है। अग्निमित्र सुंग को इसलिए याद करते हैं क्योंकि कालिदास ने अपना एक रचना लिखा था मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी के विषय में उन्होंने बहुत अच्छी गाथा लिखी है, मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है ऐसे बार बार पूछता है? कालिदास का। और कालिदास किसके दरबारी कवि? तो सुंग वंश में। किसके? अग्निमित्र। ठीक है, तो अग्निमित्र जो विदिशा में शासन कर रहे थे, विदिशा मतलब वर्तमान में मध्य प्रदेश। तो मूल रूप से ये जो है पुष्यमित्र सुंग के विषय में एक छोटा सा जानकारी। यहां पर इन्होंने, पुष्यमित्र सुंग ने बहुत सारे यूनानी लोगों से आक्रमण करके बहुत क्षेत्र को, इनफैक्ट सातवाहन वंश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करके अपने क्षेत्र को व्यापक स्तर पर बढ़ाया था, है ना। कला और संस्कृति में इनका योगदान रहा है। बौद्ध धर्म के विरुद्ध होने के बावजूद बौद्ध धर्म फला फूला। इस समय इन्होंने विरोध किया था, इन्होंने तोड़ा भी, बौद्ध मूर्तियों को भी तोड़ा और जो है बौद्ध धर्म का पूरा विरोध भी किया। इसके बावजूद भी बौद्ध धर्म तो इतना विशाल हो चुका था उस समय, इस नाम से वो फिर भी फलता फूलता रहा। सांची स्तूप का इन्होंने आगे चल करके इनके जो वंशज रहे उन्होंने सांची स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था, क्योंकि तोड़ा भी इन्होंने था तो पुनर्निर्माण भी करवा दिया, जीर्णोद्धार भी करवा दिया। तो वैदिक धर्म का पुनरुद्धार करने वाले, ब्राह्मण धर्म का संरक्षण करने वाले मूल रूप से सुंग वंश का माना जाता है। पतन इसका किसने किया भाई? तो अंतिम शासक देवभूति था। आंतरिक संघर्ष और कण्व द्वारा सत्ता अधिग्रहण करने के पश्चात सुंग वंश समाप्त हो गया, यानी कर्ण वंश ने इसका क्या कर दिया? इसका अंत कर दिया, ऐसा हम मान सकते हैं। तो अच्छा, इसमें हम अब क्या ही ध्यान रखें सुंग वंश में? सुंग वंश में हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए? पहली बात तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि सुंग वंश के संस्थापक कौन? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग कमांडर इन चीफ था किसके? मौर्य वंश। वृहदत्त की इन्होंने हत्या करी थी। वृहदत्त वाज द लास्ट एम्परर ऑफ
मौर्य एम्पायर, है ना। तो इसके बाद जो है आपको ध्यान में रखना है कि शुंग वंश से संबंधित वसुमित्र किससे संबंधित है? शुंग वंश से। तो वसुमित्र के तांबे के सिक्के हमको कहां से मिले हैं? बिलासपुर मल्हार से। तो यही मूल रूप से ध्यान में रखने लायक है। और इस मल्हार के तांबे के सिक्के में रत्रो रत्तो वसुमित्र ऐसे करके उत्कीर्ण है, पाली लैंग्वेज में है। तो इस प्रकार से यहां पर जो विष्णु की जो प्रतिमा, चतुर्भुजी प्रतिमा मिली है, जो वर्तमान बुद्ध के प्रतिमा के सादृश्य दिखाई देती है, इसकी जानकारी हमको यहां से मूल रूप से मिलती है सुंग डायनेस्टी में। ठीक, तो सुंग वंश में यहां तक हमको समझ में आ गया सुंग वंश कैसे समाप्त हुआ और उसमें क्या ध्यान में रखना है? मल्हार को ध्यान में रखना है। जब भी सुंग वंश के बारे में याद आया तो वसुमित्र को याद रख लेना है। सुंग वंश मतलब वसुमित्र, कहां? मल्हार। सुंग वंश, वसुमित्र, मल्हार। सुंग वंश, वसुमित्र, मल्हार। सुंग वंश का संस्थापक कौन? पुष्यमित्र सुंग। किसको मारा? वृहदत्त को मारा। और ये कौन थे? पहले कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे किसमें? मौर्य एम्पायर में। ठीक, इसके बाद देखते हैं सुंग वंश के पश्चात। अच्छा, सुंग वंश को किसने समाप्त किया? कर्ण वंश ने। ठीक है, एग्जैक्टली, वासुदेव कर्ण, एग्जैक्टली। ऐतिहासिक काल में हम सातवाहन वंश के बारे में बात करेंगे और सातवाहन का एक बढ़िया इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ में। तो सातवाहन वंश के बारे में अगर हम देखें तो सातवाहन वंश का पहली बात तो संस्थापक कौन है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन? सिमुक। इनका जो क्षेत्र है ना बहुत व्यापक रहा है, क्योंकि इन लोग मूल रूप से शासन कहां पर कर रहे थे? एमएच, महाराष्ट्र में, है ना। इनका जो वर्तमान क्षेत्र या फिर पुराना जो मूल रूप से एरिया था वो क्या था? महाराष्ट्र। लेकिन इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और मध्य प्रदेश तक भी इनके राजपाट का पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। चूंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही रहा है उस समय, है ना, एक ही साथ कनेक्टेड माना जाता रहा है, तो इसी नाम से मध्य प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ भी कहीं ना कहीं यहां पर भी किसने शासन किया? सातवाहन डायनेस्टी ने शासन किया था। प्रमुख राजधानी इनकी कहां रही? प्रथम राजधानी तो महाराष्ट्र में और दूसरी राजधानी कहां रही? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में स्थापित सातवाहन वंश रहे। अब देखो ऐसा हुआ ना, एक चेदी वंश रहा मौर्य साम्राज्य के बाद। अब मौर्य साम्राज्य क्या था? चक्रवर्ती था, राजा, है ना, अशोक। तो सुंग वंश भी कहीं ना कहीं उनके दया कृपा से चक्रवर्ती रहे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही मौर्य एम्पायर समाप्त होता है तो छोटे छोटे राजवंश में बढ़ गए, पूरा भारत छोटे छोटे राजवंश में बढ़ गए। तो छोटे छोटे राजवंश में बढ़ गए तो यहां पर देखिएगा, अगर हम भारत के संबंध में देखें तो भारत में ये जो उड़ीसा वाला एरिया है अपना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला एरिया है ना, और ये पश्चिमोत्तर यानी कि नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं, है ना। तो इस क्षेत्र में कौन आ गए? यवन आ गए। इस क्षेत्र में कौन राजपाट कर रहे हैं? यवन कर रहे हैं। ये जो उड़ीसा वाला एरिया है, उड़ीसा वाला, यहां पर कौन लोग आ गए? चेदी वंश। मूल रूप से यहां पर कौन शासन कर रहे हैं? चेदी वंश। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दक्षिण कौशल कह रहे हैं। क्या है ये? दक्षिण कौशल है। और दक्षिण कौशल में ही मूल रूप से किसका शासन हमको सर्वाधिक रूप से मजबूत दिखाई दे रहा है? वाकाटक का और सातवाहन वंश का। वाकाटक का भी और सातवाहन वंश का, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग शासन उन लोग कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भाई सातवाहन वंश के पश्चात, सातवाहन वंश के दौरान हम लोग देखें कि छत्तीसगढ़ में इनमें एक चीज पहला याद ये रखना है कि सातवाहन वंश मध्य और दक्षिण भारत में एकजुट होकर के शासन किया। दक्षिण कौशल में इन्होंने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से संबंधित छत्तीसगढ़ में शासन था। इसका जो वंश का संस्थापक था उसका क्या नाम था? सिमुक। प्रारंभिक राज्य का विस्तार सिमुक ने ही किया। इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी महान शासकों में से एक रहे। वशिष्ठ पुत्री पुलुवामी, ये जो है सांस्कृतिक विकास के लिए इनको मूल रूप से माना जाता है। और यज्ञ श्री सातकर्णी समुद्री व्यापार का संरक्षण करने वाले प्रमुख राजा के रूप में इनको माना गया। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है? सिमुक को ध्यान में रखना है। और प्रमुख महान राजाओं में क्या याद रखना है? गौतमी पुत्र सातकर्णी।
और व्यापार और संस्कृति विरासत को संरक्षित करने वाला वशिष्ठ पुत्र, और यज्ञश्री समुद्री व्यापार को संरक्षण करने वाला। अब देखिए, अब हम लोग ये तो इंडिया लेवल में देखने का प्रयास किए। छत्तीसगढ़ में जैसे ही आते हैं, छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश के अधीन जो है छत्तीसगढ़ हुआ, और दक्षिण में इन लोग दक्षिणापतपति के नाम से शासन किए। ये टाइटल है एक प्रकार से, जैसे राजाधिराज, महाराज, इस प्रकार से क्या होता है, टाइटल होता है, उपाधि कहना चाहिए, है ना। तो छत्तीसगढ़ में इन लोग किस रूप में अपने आप को जान रहे हैं, दक्षिणापथपति, यानी दक्षिण को पथ प्रदर्शित करने वाले हम लोग उनके मतलब अधिराज हैं, ऐसा इन लोग बोल रहे हैं, सातवाहन वंश। अब छत्तीसगढ़ में कुछ इंक्रिप्शंस हैं जो हमको ये बताता है कि सातवाहन जो डायनेस्टी रहा है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित रहा है। वो इंक्रिप्शंस कौन कौन से हैं, दमौदरहा, ये कहां पर पड़ता है, पहले जांजगीर चांपा में था, अब कौन सा जिला होगा, जांजगीर जिला, शक्ति जिला। तो शक्ति जिला में दमौदरहा से कुछ शिलालेख हमको प्राप्त हुए हैं। जैसे यहाँ एक कहानी है, प्राकृत भाषा, पहले पाली भाषा था, उसके बाद प्राकृत भाषा आया, तो पाली और प्राकृत, यहाँ पर जो इंक्रिप्शन हमको मिला है ना, किसका, सातवाहन डायनेस्टी का। तो सातवाहन डायनेस्टी का जो इंक्रिप्शन मिला है कौन से लैंग्वेज में है पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, प्राकृत लैंग्वेज में। देखो आगे जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, अगर थोड़ा सा भी सीरियस होता है सीजीपीएससी और व्यापम, तो वो जो है ना ऐसी कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चन करेगा, तथ्य को ध्यान में रखेगा, एविडेंसेस को ध्यान में रखेगा। आपसे ये पूछेगा सातवाहन वंश में जो हमें एविडेंसेस या इंक्रिप्शंस मिले हैं वो उसका लैंग्वेज क्या था, ठीक है। आपको डायरेक्ट या लोकेशन पूछ सकता है, लोकेशन को अगर नहीं पूछना चाहेगा तो ये जरूर पूछ सकता है कि भाई इसे क्यों, ऐसा क्यों पूछेगा। इससे ये भी समझ में आता है कि लैंग्वेज का विकास कैसे हुआ, स्क्रिप्ट का विकास कैसे हुआ। आज हम हिंदी भाषा को जानते हैं तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको अगर प्रश्न पूछा भी जाना चाहिए तो ऐसा प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि सातवाहन वंश जो कि छत्तीसगढ़ में दक्षिणापतपति टाइटल के साथ जो है शासन कर रहे हैं, इनका जो इंक्रिप्शन है हमको शक्ति जिला के दमौदरहा में मिलता है, जो कि मूल रूप से इंक्रिप्शन जो है प्राकृत लैंग्वेज में हमें मिलते हैं। यहां पर कुछ डिटेल्स हमको देखना चाहें तो ये कि यहां पर राजा वरदत्त श्री के विषय में जानकारी मिलती है। अब राजा वरदत्त श्री बूढ़े हो गए थे, 60 साल के हो गए थे, है ना। अब राजा वरदत्त श्री 60 साल के हो गए थे और बीमार रहने लग गए थे। अब बीमार रहने लग गए, उनको अब भाई जीने की बड़ी इच्छा थी, मतलब सब लोग जो है बोलते थे 100 साल तो मिनिमम उस समय लोग जी ही जाते थे, है ना, बढ़िया इन्वायरमेंट था। अभी जो है 60-70 साल का व्यक्ति अभी बोल रहा है कि भाई इतना जल्दी मैं मरने वाला नहीं, अब मैं क्या करूं। अब पंडितों को बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाए, पूरा समिति बुलाए और बोले बेटा तुम लोग ये बताओ कि मैं कैसे जी सकता हूं। तो उन्होंने ये कहा कि एक काम करो महाराज, आप जो है ना 1000 गाय ब्राह्मणों को दान दे दो। तो 1000 वो जो है ब्राह्मणों को दान दे दिए। मतलब उस समय देखो गाय का कितना वैल्यू था, मतलब गाय जो है बहुत बड़ा धन था ना। तो 1000 गाय जो है राजा वरदत्त श्री किसको दिए, ब्राह्मणों को दिए। अब ब्राह्मणों को दिए, उसके बाद और खतरनाक बीमार पड़ गए, 6 महीने के बाद ही खतरनाक बीमार पड़ गए। अब उन्होंने कहा क्या कहा, उस जाकर के ब्राह्मणों के गले में चाकू लगा दिए। क्यों बेटा, ये जो है कैसे, ये तो और मरने वाले हैं, तो स्थिति बिगड़ गई। 1000 गाय का क्या हुआ, क्या यज्ञ किए। अब बोले कि ऐसा बात नहीं है महाराज, आपने पिछले जन्म में भारी जो है ना गलत काम किया था, आप ना भारी बड़े पापी थे, इस नाम से ना आपको ये समस्या हो रही है। आप एक काम करो, आप 1000 और गाय दो, समझ रहे हो। तो 1000 और गाय दिया किसने, राजा वरदत्त श्री ने। मतलब जस्ट 1 साल बाद 1000 और गाय दिया, और 1000 गाय देने के जस्ट 3 महीने बाद में मर गए। समझ रहे कौन, राजा वरदत्त श्री। अब ये लोग गुस्सा आ गए, कौन, इसका जो अमात्य था और एक दंड नायक था इंद्रदेव, है ना, ये लोग एकदम क्रोधित हो गए। अरे कैसे इंसान हो भाई तुम लोग, हैं 2000 गाय ले लिए और ये आदमी बचा नहीं, मर गया। तो अब इनको क्या समझा रहे हैं इंद्रदेव और अमात्य को ब्राह्मण, अरे भैया ऐसा बात नहीं है, वो जो है 4 जन्मों के पाप में एकदम लिप्त थे,
इसी नाम से मर गए। अब क्या है ना, हम लोग 2000 जब गाय दान दिया गया है ना, तो अब उनको अगला जन्म मिलेगा तो बहुत बढ़िया जन्म मिलेगा, और वो सब सब दुखों से क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो इनको भी फंसा लिया। अब इंद्रदेव और अमात्य ये भी 55 गाय दिए, किसको, ब्राह्मणों को। समझ रहे हो? तो ये कहानी मूल रूप से हमको सातवाहन वंश में समझ में आता है कि इन्होंने लगभग लगभग 3000 गाय इन्होंने दान दिया था। क्यों दिया था? 1000 साल हम अपनी उम्र को बढ़ाएंगे ऐसे करके। मतलब इनको ऐसा बताया गया, ब्राह्मणों ने कहा कि भाई आप हमको जो है दान दोगे तो आपका उम्र कितना बढ़ जाएगा, 1000 साल तक जियोगे ऐसे करके। तो वास्तव में जी रहे हैं, गलत बात नहीं है, इतिहास में जी रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं, है ना। बिल्कुल। इसके बाद देखिए सातवाहन वंश में ना हमको एक लोकेशन है किरारी शक्ति जिला। तो किरारी शक्ति जिला में एक काष्ठ स्तंभ मिला है। हालांकि देखो ये जो है ना साल और साल का और बीजा, साल और बीजा के संयुक्त मिश्रण से मतलब वो बनाया गया इसको, मतलब स्तंभ को। इसी नाम से सोचो ना, 2000 साल से लगभग 1700-1800 साल पहले से ये जो है अभी भी खराब नहीं हुआ है स्तंभ। मतलब कितना मजबूत रहा होगा। अगर हम पत्थरों की बात करें, हम लोगों ने अभी तक जितना भी एविडेंसेस देखा है पूरे भारतवर्ष में, देख लो आप, हमको सर्वाधिक जो इंक्रिप्शन मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, वो पत्थर के मिले हैं, है ना। मैंने पाषाण के मिले हैं, पत्थर के मिले हैं, स्टोन के मिले हैं। लेकिन हमको ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है सातवाहन वंश से संबंधित? क्योंकि जो किरारी शक्ति जिला है, यहां पर ना हमको काष्ठ मतलब लकड़ी का स्तंभ मिला है, और लकड़ी की स्तंभ में भी ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में हमको मिला है। ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व का जानकारी मिला है। एक प्रकार का दुर्लभ लकड़ी जो 9 फीट 4 इंच का ऊंचा है। सातवाहन कालीन प्रशासनिक पदों का उल्लेख मूल रूप से यहां पर मिलता है। तो एक प्रश्न आपका ये बन सकता है कि भाई ऐसा कौन सा हमको एविडेंस मिला है, इंक्रिप्शन मिला है, जहां पर सातवाहन वंश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके विषय में हमको जानकारियां मिलती हैं। तो वो क्या था? किरारी काष्ठ स्तंभ था। क्या था? किरारी काष्ठ स्तंभ। किरारी काष्ठ स्तंभ कौन सा जिला? शक्ति जिला, है ना। और उसी प्रकार से दमोदरहा का जो प्लेस है, यहां से भी हमको गुंजी शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो भी किससे संबंधित है? सातवाहन वंश से संबंधित है। वरदत्त श्री के संबंध में यहां पर हमको कहानियां मिल जाती है। सातवाहन वंश में जो प्रशासनिक पद नाम था, ये हमको किससे मिला, किससे जानकारी मिल रहा है? काष्ठ स्तंभ, किरारी काष्ठ स्तंभ से। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है गृहपति। गृहपति मतलब राजमहल का जो मैनेजर था, ठीक है, राजमहल का मैनेजर को गृहपति कहा जाता था। भांडागारी, है ना, ये क्या है? हाँ, तो भंडार गृह का अधिकारी था। मतलब एक प्रकार से ये जो है जितना भी खजाने हुआ करते थे, मतलब भंडार इन द सेंस खाने पीने की चीजों की, हाँ स्टोरेज, एग्जैक्टली स्टोरेज का जो है प्रमुख ऑफिसर था। इसके बाद है हस्त्यारोह। हस्त्यारोह जो है हाथी गृह का अधिकारी था उस समय, है ना। अब आजकल रहता तो रॉल्स रॉयल्स खड़ा है, उसका जो है मैनेजर रहता, है ना, गाड़ियों का देख रेख करने वाला, या फिर हथियारों का देख रेख करने वाला। उस समय का हाथी मतलब बहुत बड़ा हथियार। कौन सा? हाँ, हस्तपक भी है, एक वैसा भी कुछ नाम है इससे संबंधित। हाथी को पकड़ के या फिर उसको कंट्रोल करने वाला, है ना। एक है अश्वारोह। अश्वारोह जो है घोड़े के गृह अधिकारी का नाम था। गो मांडलिक गौशालाओं का अधीक्षक था। और एक नाम आता है धावक। और धावक का मतलब क्या था? डाकिया। हाँ, दौड़ दौड़ के, धावक दौड़ दौड़ के जो है संदेश पहुंचाता था। तो किरारी स्तंभ में उल्लेखित पद नाम में एक महासेनानी का नाम भी है। महासेनानी मतलब मुख्य सेनापति, प्रतिहार यानी द्वारपाल या निजी सचिव, और एक गड़क का नाम आता है। गड़क मतलब खजाची, एक प्रकार से अकाउंटेंट था, है ना। तो इस प्रकार से सातवाहन वंश में जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटल्स मिल रहे हैं, जानकारी मिल रहे हैं, वो हमको किस इंक्रिप्शन से मिले हैं जरा बताइए? किरारी स्तंभ से मिले हैं, जो कि जिला शक्ति 2री शताब्दी ईसा पूर्व संबंधित है। कुछ सातवाहन वंश के जो प्रशासक हैं उनके भी नाम मिले हैं, राजा वरदश्री, वेश्री, अपीलक के विषय में, और इनके बारे में भी हमको जानकारियां यहां से मिल जाती है। सातवाहन वंश में कुछ क्वाइंस भी हैं। अब क्वाइंस के संबंध में देखें तो क्वाइंस जो है बालपुर,
जिला शक्ति, सातवाहन वंश, अपीला के नाम वाले जो क्वाइंस हैं हमको यहां से मिले हैं। मल्हार चकड़बेड़ा, जिला बिलासपुर, यहां पर भी हमको आहत सिक्के और 2 रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो कि किससे संबंधित है, कहीं ना कहीं सातवाहन डायनेस्टी से संबंधित है। विशेष प्रकार के सिक्के में तांबे के आयताकार सिक्के जिन पर हाथी और स्त्री अथवा नाग अंकित है। क्या क्या आयताकार सिक्के हैं, ठीक है, आयताकार सिक्के हैं जिस पर हाथी और स्त्री अथवा नाग जो है अंकित है। मल्हार में प्राप्त मिट्टी की मुहर जिस पर वैदे सिरिस यानी वेद श्री लिखा हुआ है। तो ये हमको मूल रूप से जानकारी मिल रही है किससे, सातवाहन डायनेस्टी से। कुछ इनक्रिप्ट स्क्रप्चर्स हैं, जैसे कि लेख युक्त प्रतिमा है, जो कि हमको कहां से मिला है, बूढ़ी खार मल्हार से। मल्हार मतलब बिलासपुर है ना, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बूढ़ी खार मल्हार से मूर्ति लेख में प्रजापति नामक स्त्री द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। हरिहर प्रतिमा प्रथम शताब्दी ईस्वी की छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हरिहर प्रतिमा प्रथम शताब्दी ईस्वी की, क्या बोल रहा है यहां पर समझना ना, प्रथम शताब्दी ईस्वी की, प्रथम शताब्दी ईस्वी की हरिहर प्रतिमा छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम मूर्ति मानी जाती है, विच इज फाउंड इन मल्हार बूढ़ी खार। डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, बिलासपुर। वेनसांग और टेलमी की यात्रा वृत्तांत के संबंध में देखें तो वेनसांग के संबंध में देखिए, दक्षिण कौशल की राजधानी के पास सातवाहन राजा के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था, नागार्जुन। तो नागार्जुन के लिए सातवाहन राजाओं ने 5 मंजिला भव्य शंखाराम बनवाया था, मतलब विहार, स्थान रुकने का, है ना। तो दक्षिण कौशल की राजधानी के पास, अब दक्षिण कौशल की राजधानी उस समय कहां थी, सिरपुर, है ना। तो इस प्रकार से दक्षिण कौशल में की राजधानी के पास वेनसांग ने यह कहा कि भाई नागार्जुन के लिए, नागार्जुन कौन थे, बौद्ध भिक्षु थे, इनके लिए 5 मंजिला शंखाराम या जो है भव्य विहार का इन्होंने निर्माण करवाया था। टेलमी ने क्या कहा कि सातवाहन काल में विदेशी यात्री टेलमी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा करी थी और छत्तीसगढ़ के संबंध में, कौशल के संबंध में उन्होंने बहुत सारी जानकारियां वहां पर बताई है अपनी यात्रा वृत्तांत में, ठीक। अब सातवाहन वंश का पतन कैसे होगा, तो वाकाटक वंश के कारण होगा, ठीक। इसी दौरान हम कुषाण वंश को भी थोड़ा देखते हैं, कुषाण वंश को भी समझने का प्रयास करते हैं। कुषाण वंश भी किसके समकक्ष था अगर पूछा जाए तो आप बताओगे, सातवाहन के समकक्ष था, उसी के जो है काल में था। कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी की बात करें, लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। संस्थापक माना जाता है कुजुला कड़फिसेस को। कैपिटल इनकी कहां थी, पुरुषपुर पाकिस्तान में, और मथुरा तो सब जानते ही हैं। मथुरा जो है भारत का सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। तो मथुरा और पुरुषपुर जो है कुषाण वंश का जो है कैपिटल हुआ करता था। ये जो प्रमुख शासक हैं इसमें कुजुला कटफिसेस, विमा कटफिसेस और कनिष्क। यहां से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम क्या है, कनिष्क का, है ना, क्योंकि कनिष्क के संबंधित जो क्वाइंस है वो हमको कहां से मिले, छत्तीसगढ़ से मिले हैं। तो देखिए, कुजुला कटफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक थे। विमा कटफिसेस ने सोने के सिक्के चलवाए थे, और कनिष्क सबसे प्रसिद्ध शासक होने के साथ साथ इनके शासन काल को स्वर्ण युग कहा गया। और चौथी बौद्ध संगीति, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन भी किसके समय हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क मतलब कुषाण वंश। छत्तीसगढ़ में कुषाण वंशी शासक कनिष्क के विभिन्न सिक्के छत्तीसगढ़ से कई प्लेसेस से मिले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इनका शासनकाल बहुत ही अल्प माना जाता है। सिक्कों के विषय में बात करें तो विमा कटफिसेस और कनिष्क के सिक्के मिले हैं, और सिक्कों पर कुषाण काल के मुद्रा शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण हमको छत्तीसगढ़ में मिलता है। कहां कहां से मिल रहा है भाई, रायगढ़ से, तेलीकोट खरसिया से, है ना, बिलासपुर से भी मिला है। इसके खोजकर्ता कौन है, डॉक्टर डी के साहू, डॉक्टर डी के साहू या शाह के नाम से इनको पुकारते हैं। कोरबा में भी हमको कुछ सिक्के मिले हैं, लेकिन कैसे सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं। तो तांबे के सिक्के भी हमको कोरबा से मिले। मैंने छत्तीसगढ़ में कहां कहां कौन कौन सा जिला हो गया, कोरबा जिला, बिलासपुर जिला और रायगढ़ जिला।
कोरबा, बिलासपुर और रायगढ़। कोरबा, बिलासपुर और रायगढ़। यहां से हमको किसके बारे में, विमकथफिशेस और कनिष्क दोनों के ही सिक्के हमको छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं। अब देखिए इंडिया स्तर का है कुषाण वंश का, हम लोग इसमें बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में कि चौथी बुद्ध संगति इनके समय में हुआ था, जिसमें महायान जो है सर्वाधिक जो है उत्कृष्ट स्तर पर आ गया था। बौद्ध विहार और स्तूप का पुनः इन्होंने निर्माण करवाना प्रारंभ किया था। संस्कृत, प्राकृत और यूनानी भाषा का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था, तो कुषाण शासन काल में हुआ था। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक इनके दरबारी थे या दरबार में हुआ करते थे, किसके, कुषाण वंश के। तो इस प्रकार से ये कुषाण वंश काफी भी इंपॉर्टेंट भी रहा है। गांधार कला कहें, मथुरा कला कहें, जो है इन्हीं के समय में ये गांधार कला और मथुरा कला का विकास हमको देखने को मिलता है मूल रूप से। इसके बाद छत्तीसगढ़ में दो और वंश हैं जिनका नाम है मेघ वंश और मित्र वंश। ठीक है, ये भी अल्पकालिक है, इसका भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन क्यों जानकारी नहीं है, क्योंकि इनका प्रमुख क्षेत्र क्या था, कश्मीर, सिंधु घाटी, पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत में मित्र वंश और ये जो मेघ वंश का मूल रूप से शासनकाल था इस क्षेत्र में, है ना। अच्छा, मेघवंश के शासकों के संबंध में हम देखें तो हमें जो जानकारी मिली है सिक्कों के माध्यम से, सिक्कों में कुछ राजाओं का नाम है, जैसे शिवमेघ, सत्यमेघ, वरुण मेघ, विमेध, यामेघ, मेघश्री। तो इसी से हम लोग ये बोलते हैं कि भाई जो है ये राजा जो है किससे संबंधित रहे हैं, मेघ डायनेस्टी से रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्वाइंस में हमको ये नाम मूल रूप से समझ में आते हैं। मल्हार में भी मिला है और त्रिपुरी में भी मिला है। त्रिपुरी मतलब मध्य प्रदेश और मल्हार मतलब बिलासपुर। तो इस प्रकार से मल्हार और बिलासपुर में जो सिक्के मिले हैं ना, उसमें इन राजाओं के नाम मूल रूप से हमको नजर आते हैं, शिवमेध, यश, सत्यमेध, वरुण मेध, विमेध, यामेध और मेघश्री। तो इस प्रकार से हम मेघ वंश को समझने का प्रयास करते हैं। और सातवाहन के पतन और गुप्तों के उदय के बीच दक्षिण कौशल में कुछ समय तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। वही चीज फिर से आ गया, मल्हार में टकसाल मिले हैं, टकसाल मतलब सिक्के एक प्रकार के, है ना। और कहां मिला है, त्रिपुरी में मिला है। हाथी गुफा से संबंधित इसको हम लोग देख सकते हैं। हाथी गुफा मतलब कहां चले गए, उड़ीसा। हाथी गुफा मतलब उड़ीसा। तो एलिफेंट केव इंक्रिप्शन ये कहां पर है, हाथी गुफा शिलालेख कहां पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी पर है। शिलालेख से पता चलता है कि मौर्यों के शासन के पश्चात दक्षिण कौशल के कुछ भाग में राजा खारवेल का शासन रहा। ठीक है, और राजा खारवेल का शासन रहा, ये जो है तीसरी पीढ़ी माना जाता है मेघ वंश का मूल रूप से। तो खारवेल नामक शासक का वर्णन महामेघ वंश के तृतीय चरण में मिलता है और ये इंक्रिप्शन हमको खारवेल शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है, मल्हार में टकसाल प्राप्त हुए हैं। 6 सिक्के अभी तक हमको इससे संबंधित मिल चुके हैं, मेघवंशी शासकों के संबंध में। इसके बाद देखिए, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक शासन करने वाला एक राजवंश जिसको हम मित्र डायनेस्टी के रूप में जानते हैं। यहां पर भी हमको कुछ क्वाइंस के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से मित्र वंश के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें कुछ शासकों के नाम हैं, जैसे ब्राह्मी मित्र, हरि मित्र, राजा मित्र, दत्त मित्र और सूर्य मित्र। इनका शासन मौर्य और शुंग वंश के पतन के बाद अधिक प्रभावशाली दिखता है, किसका, मित्र वंश का। अब छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में हमको कहां कहां दिखेगा, एक तो कवर्धा एरिया हो गया आपका, एक कवर्धा और मैकल क्षेत्र और कवर्धा। तो मूल रूप से इस क्षेत्र में हमको देखने को मिलेगा, और बिलासपुर में मल्हार। तो मित्र वंश के विषय में जानकारी यहीं से मिल रही। अच्छा देखो, हम ना मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे या फिर मध्यकालीन प्रारंभ होता रहेगा तो हम सिरपुर की तरफ आ जाएंगे, सर्वाधिक रूप से झुकाव सिरपुर की तरफ होगा। लेकिन कोसल ग्राम, यदि यहीं मल्हार के निकट कोसल ग्राम है ना, कोसला जिसको बोलते हैं आज हम लोग, कोसला ग्राम, या फिर कोसला ग्राम के बारे में बात करें, मल्हार के बारे में बात करें, सरबपुरी वंश के बारे में बात करें, जितने प्राचीनतम राजवंश रहे हैं या प्राचीन समय रहा है ना, हमारे यही बिलासपुर के इर्द गिर्द रहा है। मतलब हमको ये माइंड में ये रखना चाहिए, अगर कहीं प्रश्न में हम फंस भी जाते हैं तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि प्राचीनतम इतिहास की बात करें ना, छत्तीसगढ़ में हम चले जाएंगे कहां, सिंघनपुर की गुफा तरफ चले जाएं, रायगढ़ में चले जाएं, रामगढ़ की पहाड़ी में चले जाओ तपस्या करने।
ठीक है। और ज्यादा हुआ, बीच में राजपाट करना है तो बिलासपुर मल्हार में आ जाओ, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, कुछ कविताएं लिखना है, ठीक है, तो मेघदूतम लिखना है, तो आप कहाँ चले जाओ, रामगढ़ की पहाड़ी में चले जाओ, ठीक है। पेंटिंग वेंटिंग बनाने का बढ़िया शौक है तो आप कहाँ चले जाओ, रायगढ़ सिंघनपुर की गुफाएं चले जाओ, ठीक है। अगर आपको जो है प्रेम प्रसंग चित्रित करना है तो कहाँ चले जाएंगे हम, रामगढ़ की पहाड़ी चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको राजपाट करना है तो कहाँ आ जाओगे, फिर बिलासपुर मल्हार आ जाओगे। तो जब भी प्राचीन इतिहास के विषय में आपको पूछा जाए, आपका दिमाग ना बार बार ये इधर ही आना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं फंसते हो ना तो यहीं पर आपके दिमाग जो है घूमते रहना चाहिए। तो मित्रवंश के संबंध में ये हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अच्छा, ये मित्रवंश किसके सामंत थे भाई, सातवाहन के सामंत थे, है ना। मित्रवंश किसके सामंत थे, सातवाहन के। अब मल्हार और मैकल क्षेत्र में ही इसके एविडेंसेस हमको मूल रूप से प्राप्त हुए। एविडेंसेस मतलब कि क्वाइंस। यहां क्वाइंस में ना हमको गामस कोसलीय लिखा हुआ मिला है, किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। और गामस कोसली का मतलब आज हम लोग क्या बोलते हैं, कोसला ग्राम से, कोसल ग्राम। यस एग्जैक्टली, कौन से एग्जाम में आया था ये, यस इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया था कि भाई जो है ये जो गामस कोसली है, इसका स्क्रिप्ट पूछा जाए तो क्या बोलोगे, ब्राह्मी। और इसमें अंकित मुद्राओं में क्या लिखा हुआ है, कोसल ग्राम या गामस कोसली लिखा है, जिसका अर्थ क्या है वर्तमान में हम देखें तो कोसल ग्राम, जिसको हम कोसला ग्राम के नाम से भी जानते हैं बिलासपुर जिला में। तो सिक्कों पर शासकों के नाम मित्र शब्द का अंकित होने के कारण हम मित्रवंश या मित्र डायनेस्टी के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर पाए। ऐतिहासिक महत्व क्या रहा, इतिहासकारों के अनुसार मित्रवंश सुंग वंश और सातवाहनों के शासन के बीच स्थानीय प्रशासन में योगदान देता था। मैकल और दक्षिण कौशल क्षेत्र में इनका प्रभाव महत्वपूर्ण था। अब सामंत थे तो क्या करेंगे, सामंत अपना अधिपति तो अपने आप को सब कुछ नहीं बोल सकते, सामंत मतलब कि सहयोग करने वाला। अब राजा लोग, बड़े बड़े राजा लोग बोले, सुंग वंश बोल रहा है, सातवाहन बोल रहा है, बेटा तुमको हमारे साथ युद्ध करने जाना है, हाँ महाराज चलेंगे, क्या ही करेंगे भाई। इनको बस जीने के लिए और पगड़ी बांधने के लिए बस मिल गया था राजपाट के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं अधीन थे किसके, पहले सुंग वंश के, फिर सातवाहन के। इसके बाद एक शासन काल के संबंध में हम पढ़ेंगे, वाकाटक डायनेस्टी। वाकाटक डायनेस्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका प्रमुख राजधानी जो है नागपुर और वसगुल्म रहा है ना। लगभग 3री शताब्दी में इन्होंने विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना करी थी, फाउंडर थे ये विंध्य शक्ति। तो विंध्य शक्ति को तो ध्यान में रखना ही चाहिए। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि भाई सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो विंध्य शक्ति था। आई कैसे पूछेगा, सही जोड़ी मिलाओ में पूछता है खास करके। तो विंध्य शक्ति, हु वाज विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति वाज फाउंडर ऑफ वाकाटक डायनेस्टी, ठीक है। अगर हम स्थापना वर्ष के देखें 3rd शताब्दी, 3rd सेंचुरी, है ना। नागपुर और वसगुल्म क्या थे, इसके कैपिटल थे। मध्य और दक्षिण भारत, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के हिस्से मूल रूप से शामिल थे, किसके अंतर्गत आते थे, वाकाटक डायनेस्टी के अंतर्गत आते थे। वाकाटक डायनेस्टी ने सातवाहन वंश के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव को आगे बढ़ाया, यानी कि सातवाहन के पश्चात क्या आए, फिर वाकाटक आ गए। यह वंश अपने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य से भी जुड़ गया। इसके बाद ही हम लोग देखते हैं, जब भी गुप्त साम्राज्य को छत्तीसगढ़ से हम जुड़ा हुआ पाएंगे। अब गुप्त साम्राज्य जानते हो कितना बड़ा एम्पायर रहा है पूरे भारतवर्ष का, है ना। तो गुप्त एम्पायर को अगर हम छत्तीसगढ़ से जोड़ें तो छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले कौन रहे, गुप्त वंश को वाकाटक वंश रहे। यानी कि गुप्त वंश और जो है छत्तीसगढ़ को जोड़ेगा कौन, वाकाटक वंश। कैसे, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से। यानी गुप्त वंश के जो गुप्त वंश हैं वहां पर वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे वाकाटक डायनेस्टी के राजा लोग। जैसे विंध्य शक्ति की बात करें तो नागपुर के वाकाटक नामक स्थान में इस वंश की शुरुआत हुई थी। इन्होंने संस्कृति और धर्म संबंधित ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म का संरक्षण किया। प्रभावती गुप्त वंश की राजकुमारी थी, जिसने गुप्तों और वाकाटकों के संबंध को प्रगाढ़ किया। यानी कि प्रभावती गुप्त का ही विवाह किससे हुआ था, तो वाकाटक वंशी राजा से हुआ था, ठीक है। समकालीन गुप्त वंश और बस्तर के नल वंश से भी क्या रहा, इनका संबंध रहा, ठीक। वाकाटक वंश में जो हमें प्रमुख राजा मिलते हैं, ठीक है,
जैसे रुद्रसेन के बाद उनकी पत्नी का नाम प्रभावती, और प्रभावती किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है ना। तो दो शाखाएं हम लोग मानते हैं, एक तो प्रवर्तक शाखा और दूसरा उसके अधीन यंगर शाखा या फिर कनिष्ठ शाखा हम कह सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कौन थे मूल रूप से? तो दामोदर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, देवसेन और हरिसेन, इनका नाम कहां पर आएगा? छत्तीसगढ़ में। इन ओवरऑल अगर हम देखना चाहें किसको? वकाटक वंश को, तो हमको समझ में आता है प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, जिनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती, और दिवाकर सेन, दामोदर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय। इसी प्रकार से कनिष्ठ शाखा में सर्वसेन, ये सर्वसेन लिखा है, ये सर्वसेन है वास्तव में, सर्वसेन, विंध्यशक्ति, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें प्रवरसेन द्वितीय, देवसेन और हरिसेन। तो मूल रूप से ये जो है वकाटक वंश से संबंधित रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ में मूल रूप से किसने शासन किया? तो छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले कौन थे? दामोदर, नरेंद्र, पृथ्वी, देव और हरि। कौन? दामोदर, नरेंद्र, पृथ्वी, देव, हरि। दामोदर, नरेंद्र, पृथ्वी, देव और हरि, ये छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले प्रमुख शासक हैं। विंध्यशक्ति वाज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी। कुछ नाम जो छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे हैं, इनके नाम तो कम से कम थोड़े से ध्यान में रहने चाहिए। जैसे कि हम प्रवरसेन प्रथम की बात करें, तो प्रवरसेन प्रथम जो है इनके पिताजी कौन थे? विंध्यशक्ति जो संस्थापक हैं वकाटक वंश के। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था प्रवरसेन का? तो फाउंडर ऑफ वकाटक वंश इन छत्तीसगढ़, एक तो विंध्यशक्ति नेशनल लेवल पर वकाटक वंश के फाउंडर हैं, बट इन छत्तीसगढ़ हु वाज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी? तो कंट्रीब्यूशन क्या था? प्रवरसेन प्रथम था। प्रवरसेन प्रथम वाज द फाउंडर ऑफ द वकाटक डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ में और जो है फाउंड किसने किया वकाटक वंश को? प्रवरसेन प्रथम ने। इसकी लेगेसी क्या थी? ठीक है, तो स्टेब्लिश द डायनेस्टी, इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, कितने? 4 अश्वमेध सेक्रीफाइसेस, मतलब 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी नाम से इनको मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है प्रवरसेन प्रथम को। इसके बाद अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन रुद्रसेन प्रथम की, प्रवरसेन के पुत्र क्या थे? रुद्रसेन प्रथम। तो रुद्रसेन प्रथम के संबंध में क्या था? इनकी जानकारी हमको कहां से मिली है? प्रयाग प्रशस्ति से। किसके प्रयाग प्रशस्ति? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से। इन्होंने रुद्रसेन प्रथम ने एक टाइटल लिया था, जिन इंक्रिप्शन से हमको मिलता है जानकारी। इन्होंने महाभव का टाइटल लिया था। किसने? रुद्रसेन प्रथम ने। इन्होंने अपने पावर का बहुत व्यापक लेवल पे साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रयोग किया था। किसने? रुद्रसेन प्रथम ने। अच्छा, इनकी 2 ब्रांचेस थी मूल रूप से, एक मूल शाखा मेन ब्रांचेस थी और अन्य शाखा वसग्लूम, और दूसरा क्या था? पुरिका रीजन। पहला पुरिका रीजन, ये मूल रूप से यही मेन रीजन है, और वसग्लूम जो है कनिष्क शाखा के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं, विदर्भ से, है ना। अच्छा, प्रवरसेन द्वितीय की अगर हम बात करें, प्रवरसेन द्वितीय का ही मूल नाम क्या था? दामोदर सेन। प्रवरसेन द्वितीय का ही मूल नाम क्या है? दामोदर सेन। इन्होंने एक रचना लिखा था। क्या रचना? सेतुबंध। क्या रचना था? सेतुबंध। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है वकाटक वंश के ऐसे राजा जो एक कवि भी थे, वो राजा कौन थे? तो वो राजा कौन थे? प्रवरसेन द्वितीय। और इन्हीं का क्या नाम है? दामोदर सेन। ये शैव धर्म के मानने वाले थे, शैव धर्मावलंबी थे। इसी को तो ध्यान में रख करके हम लोग आगे चलेंगे, फिर पांडु वंश पढ़ेंगे, शैव वंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर लोग जो है धीरे धीरे शैव वंश को ज्यादा प्रमोट करने लग जाएंगे। अच्छा, प्रवरसेन द्वितीय बहुत मतलब कवि प्रेमी थे, या फिर इनको ना नृत्य में, संगीत में बहुत रुचि था। इसी नाम से देखिए इनके दरबार में महाकवि कालिदास भी आए थे। किसके दरबार में आए थे? प्रवरसेन द्वितीय के। सरगुजा में मेघदूत की रचना रामगढ़ की पहाड़ी में किसने किया? कालिदास ने। और सरगुजा को इन्होंने क्या कह दिया था? स्वर्ग का द्वार कहा था। ठीक है, स्वर्ग का द्वार कहा था। इनके समय में नलवंशी शासकों का प्रभाव बढ़ने के कारण उन्होंने अपनी राजधानी को पवनार यानी प्रवरपुर वर्धा में क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से प्रवरसेन द्वितीय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी।
इसके पहले आपको और किसको ध्यान में रखना है, प्रवरसेन प्रथम, बिकॉज प्रवरसेन प्रथम was the founder of वाकाटक डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़। तो प्रवरसेन प्रथम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरे नंबर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, दामोदर सेन, जिनका क्या नाम था, प्रवरसेन, बिकॉज ही वाज एक पोइट्री भी थे, एक लेखक भी थे, है ना। सेतुबंध नामक रचना लिखा था और महाकवि कालिदास इन्हीं के दरबार में आए थे और फिर इनके दरबार में आकर के बोला कि भाई ये तो हमसे भी ज्यादा बड़ा कवि हो रहा है, तो हम तुमसे भी बड़ा कवि हैं बाबू, हम सरगुजा जाएंगे रामगढ़ की पहाड़ी में और क्या लिख देंगे, मेघदूतम लिख देंगे और तुम्हारे सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहेंगे। वाकई में स्वर्ग का द्वार ही है सरगुजा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वाकाटक वंश की बात करें तो और कुछ राजा हुए जैसे कि नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर इंक्रिप्शन के विषय में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शिलालेख है ना, जहां पर हमको पृथ्वी सेन और नरेंद्र सेन के विषय में जानकारी मिलती है। तो देखिए, युद्ध और विजय के संबंध में मूल रूप से नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय को देखेंगे। नरेंद्र सेन का लड़का कौन था, पृथ्वी सेन। तो नरेंद्र सेन को देखो, पहले वाकाटक नलवंशी शासक वराहराज के वैभव से प्रभावित होकर उसे पराजित कर दिया। अब देखा नरेंद्र सेन, ये तो बड़ा खतरनाक है भाई, इसका तो बहुत राजपाट है, एकदम शानो शौकत से रहता है, आदमी को किसी का शानो शौकत जो है देखा नहीं जाता। आज भी ऐसी स्थिति है, भले से कोई किसी का बिगाड़ नहीं पाते, वो अलग मैटर है ना, लेकिन मन में ऐसा आ ही जाता है। तो उस समय राजाओं के मन में तो और बहुत था। अगर किसी की स्त्री को देख लिए तो उसके लिए मोहित होकर के विध्वंस झगड़ा हो जाता था। आधा से ज्यादा युद्ध तो इसी नाम से हुआ, दो ही कारण से हुआ युद्ध। पहला कि क्षेत्र विस्तार करेंगे, क्षेत्र विस्तार के, और दूसरा जो है स्त्री के कारण युद्ध हुआ, और तीसरा धर्म के कारण युद्ध हुआ, ठीक है। तो जितने भी युद्ध हुए हैं तीन ही कारणों से हुए हैं। तो वाकाटक नलवंशी शासक वराहराज के वैभव से प्रभावित होकर के पराजित किया। किसने पराजित किया, नरेंद्र सेन ने। बालाघाट अभिलेख के अनुसार उन्हें कौशल, मालवा और मैकल पर अधिकार स्थापित कर दिया। रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने इनके क्षेत्र पर आक्रमण किया और राजधानी नंदीवर्धन को तहस-नहस किया। लेकिन पहले झगड़ा किसने किया था, नरेंद्र सेन ने। तो भाई नरेंद्र सेन ने जब पहले झगड़ा किया, नलवंशी शासकों के राजा वराहराज के वैभव को उन्होंने कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाई, तो उसका जो वंशज है वो तो इस पर आक्रमण करेगा ना। तो इसके बारे में जानकारी कहां मिली है, ऐसा पूछ देगा आपको, तो रिद्धिपुर शिलालेख में। किसके संबंध में, नरेंद्र सेन। या फिर आपको पूछा जाए नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन, तो नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने आक्रमण किया था कहां, नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। इसके बाद देखिए पृथ्वी सेन द्वितीय जो नरेंद्र सेन का लड़का है, अब ये युद्ध का बदला ले रहे हैं। पहली बात तो युद्ध पर विजय मिलेगा किसको, नरेंद्र सेन को, और बदला कौन लेगा फिर, पृथ्वी सेन द्वितीय। अब देखिए पृथ्वी सेन द्वितीय के संबंध में देखें तो केसरी बेड़ा शिलालेख, एक तो रिद्धिपुर शिलालेख, रिद्धिपुर शिलालेख पूछेगा तो रिद्धि नरेंद्र, रिद्धि से संबंधित नरेंद्र, ठीक है। और जब भी केसरी बेड़ा पूछा जाए तो पृथ्वी। केसर हमको कहां मिल रहा है, पृथ्वी में मिल रहा है, ऐसे याद रख लेना। केसर कहां मिल रहा है, पृथ्वी में। तो केसरी बेड़ा शिलालेख कहां, पृथ्वी सेन। तो केसरी बेड़ा शिलालेख के अनुसार पृथ्वी सेन द्वितीय ने अपने पिता रुद्रसेन, अपने पिता नरेंद्र सेन की बदला लिया और नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण करके उसकी राजधानी भोपालपट्टनम को तहस नहस कर दिया। अब देखो नरेंद्र सेन जो है किसके साथ झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, भवदत्त वर्मन के साथ। अब इनके बच्चे जो हैं नरेंद्र सेन और भवदत्त वर्मन के बच्चे आपस में झगड़ा करेंगे दूसरे सब्जेक्ट में, है ना। और नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण करके उसकी राजधानी को क्या कर देगा, ये तहस नहस कर देगा। और देखिए वाकाटक वंश में देवसेन, हरिसेन जो है अंतिम शासक के रूप में हम लोग यहां पर देखेंगे। देवसेन की बात करें तो वाकाटक वंश के अंतर्गत वशगुण शासक थे कौन, देवसेन। कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ पर इन्होंने शासन किया। स्कंद वर्मन के आक्रमण के बाद इस क्षेत्र में उनका शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। हरिसेन की बात करें, जब वाकाटक वंश समाप्त होने के कगार पर था तो वशगुण शाखा ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर शासन किया था, जो कि मूल रूप से क्या थे, देवसेन और हरिसेन ही थे, है ना।
अजंता अभिलेख में वाकाटक वंश के कौशल क्षेत्र में शासन और उनकी वंशावली का उल्लेख हमको मूल रूप से मिलता है। यानी कि वत्स गुल्म शाखा छत्तीसगढ़ पर कुछ समय तक शासन किए। इसके विषय में हमको कहां से जानकारी मिली है? अजंता शिलालेख से। कहां से? अजंता शिलालेख से। ठीक है। अच्छा, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे ना, वाकाटक वंश के राजा, इन लोग एक टाइटल लेते थे। वो टाइटल क्या था? महाराज और महाराजाधिराज। और क्षेत्रों को, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा ना कि त्रिपुरी और विंध्याचल क्षेत्रों को, मैकल क्षेत्रों को विजित करने के बाद इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने देखा। प्रभावती गुप्त के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंश ने वाकाटकों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद जो है गुप्त काल के विषय में हम लोग देखें, समय काल जो है चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल से हम लोग देखते हैं गुप्त काल, क्योंकि यही क्या थे इसके जो है प्रारंभ करने वाला या फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन स्थापना किसने किया था? मूल रूप से श्री गुप्त ने किया था। ठीक है। और महत्वपूर्ण शासक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। इनकी भी राजधानी कहाँ है? दो राजधानियां, एक तो पाटलिपुत्र और दूसरा मध्य प्रदेश उज्जैन, और एक और था प्रयाग, है ना। तो ये तीनों क्षेत्रों को इन्होंने अपना राजधानी नेशनल लेवल पर बनाया था। हमको गुप्त काल के विषय में कुछ जानकारी ये ध्यान में रखना है कि हमको एविडेंसेस क्या क्या मिले हैं। प्रोफेसर बालचंद्र जैन ने इस पर और रिसर्च किया था, और हम देखें गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में तो दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और बलौदा बाजार, यहां पर हमको कुछ कॉइन्स मिले हैं, जैसे बानाबरत, पिटाईवल्द, आरंग, खरसिया, पीटे बंद गांव और खेरनाल ग्राम। ये प्रमुख प्लेसेस हैं जहां पर हमको कुछ सिक्के मिले हैं। अब कितने सिक्के मिले हैं ये नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर ऐसा पूछता है तो वो पूछने वाला पागल है, मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि भाई सिक्के तो फिर से मिलने चालू हो जाएंगे ना, तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नहीं सर, हमने इस किताब में 49 पढ़ा था, आपने पढ़ाया 40, तो इस नोट्स को मैं क्या करूं? बेटा तुमको नोट्स बनाना ही नहीं है उसको, बस इतना ध्यान में रखना है कि सिक्के कहां कहां मिले। क्योंकि अब जो है लेवल बदल गया है, क्वेश्चन का लेवल बदल रहा है। आपको अब ऐसा रटने वाली चीजें को ध्यान में नहीं रखना। 39 सिक्के, हाँ भाई कुमारगुप्त ध्यान में रख सकते हो, रत्न जड़ित मयूर सिक्का ध्यान में रख सकते हो, ये क्वाइंस ही है। रत्न जड़ित मयूर सिक्का भी एक प्रकार का क्वाइंस ही है, जो किससे रिलेटेड है? गुप्त डायनेस्टी से संबंधित है। ऐसा ध्यान में रखो ना। अब 49 सिक्के मिले थे कि 57 सिक्के मिले कि 54 सिक्के मिले, इसको एकदम रटने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पागल होते हैं लोग, समझ रहे हो, रट के। ऐसा नहीं रटना है, ये ध्यान में रखना है कि गुप्त काल से संबंधित कुछ रिसर्चर के नाम है प्रोफेसर बालचंद्र जैन। ठीक है। और इसमें जो क्वाइंस हमको मिले हैं बानाबरत, पिटाईवल्द, आरंग, खरसिया, पीटेबंद गांव और खेरनाल ग्राम, मुख्य रूप से दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, राजिम और बलौदा बाजार, इन क्षेत्रों में मूल रूप से हमको क्या मिले हैं? गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखिए समुद्रगुप्त के विजय अभियान के संबंध में बहुत सारी जानकारियां हमको मिलती है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति मिलती है। कहां मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की दिग्विजय के दौरान दक्षिण कौशल के वाकाटक राजा महेंद्र सेन और महाकांतार बस्तर क्षेत्र में नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था। व्याघ्रराज को हरा करके व्याघ्रहंता की उपाधि धारण करी थी। हाँ, लेकिन इन्होंने ना कैप्चर लिबरेशन पॉलिसी लाया था। इन्होंने ये कहा कि मैं जीतूंगा जरूर, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति, मैं तुमको विजित कर लूंगा, लेकिन उसके बाद तुम लोग मेरे सामंत हो जाओगे। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम वाकाटक वंश के रहो चाहे नलवंशी शासक क्यों ना रहो, सब लोग बेटा मेरे अधीन रहोगे। मैं जीतूंगा, तुमको मारूंगा काटूंगा नहीं, लेकिन तुम लोग, मैं बोलूंगा उठो तो उठना, बैठो तो बैठो, बैठ जाना। तो इस नाम से कहा कि भाई मैं ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति लाऊंगा, तुम ही लोग शासन करते रहो, मुझे इशू नहीं है, लेकिन जब भी मेरा नाम आएगा सर झुक जाना चाहिए। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से इन्होंने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति लाया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। और इसकी जानकारी कहां से मिल रही है हमको? प्रयाग प्रशस्ति से मिल रही है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रयाग प्रशस्ति इज कनेक्टेड टू गुप्ता डायनेस्टी, विच इंपरर? समुद्रगुप्ता,
है ना। तो प्रयाग प्रशस्ति को हमेशा आप गुप्त वंश से संबंधित ध्यान में रखना, और दो राजवंश को भी ध्यान में रखना। गुप्त वंश के समकालीन कौन कौन थे ऐसा भी पूछ सकता है, तो वाकाटक और नल वंश छत्तीसगढ़ में। और वाकाटक में महेंद्र सेन का नाम प्रयाग प्रशस्ति से जुड़ा हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति में महाकांतार के राजा नलवंशी शासक व्याघ्र राज का भी नाम प्रयाग प्रशस्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। समुद्रगुप्त की पत्नी रानी रूप देवी के साथ महासमुंद के कोपरा नामक गांव का उल्लेख हमको मूल रूप से यही मिलता है। गुप्त काल के दौरान छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है, जिसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय अभियान जो है महत्वपूर्ण थी। अब भाई सब जगह को जीते क्या, समुद्रगुप्त बोलेगा अरे जितना उत्कीर्ण करवाना है करवाओ मेरे नाम का। जैसे आज भी राजनेता क्या करेंगे, उनका बर्थडे है या फिर आने वाले हैं, एक सप्ताह पहले से पूरा रोड में छप जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने का है कल सुबह, पहले से ना अलग अलग नेता लोग, 4 नेता लोग का नाम आया है मुख्यमंत्री बनना है, चारों लोग जो हैं क्या करेंगे, ढेर सारा छपवा के रख लिए रहेंगे करोड़ों करोड़ों रुपए का। अगर बेटा हमारा नाम मुख्यमंत्री के लिए हुआ, सुबह सबसे पहले हमारा पोस्टर होना चाहिए, और जिसका नहीं हुआ 3 लोग का उतना फेंका जाता है, कोई मतलब का नहीं है। जिसका नाम आया उसका सबसे पहले क्या लग जाएगा, पोस्टर लग जाएगा। मतलब 1 सेकंड लेट नहीं होना चाहिए, पोस्टर लगना चाहिए। बस ऐसी स्थिति इन लोग की भी थी कि भाई हम लोग जीत गए तो हमारा तुरंत पोस्टर लगना चाहिए, शिलालेख। उस समय सबसे बढ़िया प्रसिद्ध प्रचार का माध्यम क्या था, शिलालेख, पत्थरों पर उकेर दो नाम। हाँ, इस प्रकार से मतलब सिक्कों में उकेर दो नाम, है कि नहीं। रामगुप्त के विषय में भी हमको कुछ जानकारी मिली है, कहां से, बानाबरत दुर्ग से, है ना। एक कांच जो है गुप्त सिक्का मिला है, एक समुद्रगुप्त का मिला है, एक और 9 सिक्के जो हैं विक्रमादित्य के भी प्राप्त होते हैं हमें। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के संबंध में हम देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंशी राजा किसके साथ, रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती ने सत्ता संभाली, जिसमें गुप्त साम्राज्य के राज कर्मचारियों की सहायता इन्होंने ली थी। तो ऐसा भी माना जा सकता है कि वाकाटक वंश में ऐसी महिला शासिका कौन थी, या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्या वाकाटक वंश केवल पुरुष प्रधान था या फिर यहां पर स्त्री प्रधानता भी थी। हाँ, महिला प्रधान थी। तो इस पर आपके क्या विचार हैं, आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप कहेंगे, और आपको उदाहरण देना पड़ेगा किसका, वाकाटक वंशी राजा रुद्रसेन की पत्नी प्रभावती, जो कि गुप्त वंश से संबंधित थी। इन्होंने उनकी मृत्यु के पश्चात पूरा राजपाट चलाया था। चूंकि एक स्त्री उस समय राजपाट चला रही थी, निश्चित रूप से उस समय महिला का सम्मान था, उनको जो है सम्मान दिया जाता था। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया इतिहास को पढ़ करके। तो ऐसा आपको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है। खरसिया के क्षेत्र से विक्रमादित्य के धनुर्धारी प्रकार के स्वर्ण सिक्के भी हमको प्राप्त होते हैं। कुमारगुप्त के विषय में बात करें तो आरंग से रत्न जड़ित मयूर सिक्के प्राप्त हुए हैं। रायपुर के पिटाईवल्द ग्राम से 40 सिक्के, इन सिक्कों पर महेंद्रादित्य या विक्रमादित्य के नाम से अंकित है, यानी कि महेंद्रादित्य को विक्रमादित्य कहते थे, है ना। संभवतः ये नाम कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के ही माने जाते हैं। खेरताल रायपुर से 215 उत्कीर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें महेंद्रादित्य लिखा है। कुलिया क्षेत्र से महेंद्रादित्य के सिक्का गुप्त ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ प्राप्त होता है। ठीक है। अब गुप्तकालीन स्थल छत्तीसगढ़ में हम देखें तो एक तो एरण अभिलेख है ही, सरबवंशी राजा से संबंधित, वो भी इससे रिलेटेड रहा है। लेकिन गुप्तकालीन स्थल की बात करें तो देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक है। और देवरानी जेठानी मंदिर जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। लेकिन अब आपको कंफ्यूजन होगा, हरिहर मंदिर है सर कि देवरानी जेठानी मंदिर है। चूंकि एग्जाम में लिया जाता है देवरानी जेठानी मंदिर को, लेकिन अगर ये पूछा जाए प्रश्न में कि हरिहर भी लिख दिया जाए, हरिहर प्रतिमा भी लिख दिया जाए और उसके बाद देवरानी जेठानी लिख दिया जाए, तो आपको किसको लेना चाहिए, हरिहर को लेना चाहिए। क्योंकि अगर कालक्रम के अनुसार देखें तो कालक्रम के अनुसार कौन सा पहले आएगा, हरिहर ही आएगा। अगर हरिहर का नाम नहीं दिया है तब के कंडीशन में आपको क्या लिखना है, फिर तालागांव को लिखना है। और तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर इज कनेक्टेड टू गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम मंदिर
बरमकेला पुजारी पाली में केवटिन मंदिर, ठीक है, और नागर शैली से निर्मित है, लाल ईंटों से ये मूल रूप से बने हुए हैं। नागर शैली, कौन सी शैली? नागर शैली। अगर आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाए स्थापत्य कला में तो नागर शैली और लाल ईंटों से ये बने हुए हैं मूल रूप से। इसके बाद क्वेश्चन को आज देखें कि कल देखें? कल देख लेंगे, क्योंकि ये थ्योरी वाला है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लगभग 60-70 प्रश्न होंगे। तो आप लोग सब लेक्चर को बार बार देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना। और ये सारे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है। तो ये सभी आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर एप्लीकेशन का लिंक भी दिया गया है, आप लिंक में जाओ, डाउनलोड करो एप्लीकेशन और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिल रहे हैं? टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, बार बार रिवाइज करें और एग्जाम क्रैक करके अधिकारी बने। धन्यवाद।